Good morning, students. It is the lecture 4 of chapter 4 for class 11th RBSc हिंदी मीडियम। देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है रासायनिक बंधन। तो इसमें बहुत सारा, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। इसमें हम ये समझते हैं कि जो तत्व है वो परमाणु, जो तत्व है या उनके जो परमाणु है वो आपस में बंध क्यों बना रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिया। तो अभी तक हमने जैसे लुईस पॉज़ल का देखा, फिर अष्टक का देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कि आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण युग्म सिद्धांत। तो संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण युग्म सिद्धांत में मैंने आपको कल बताया था कि वे अणु जिनमें केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, यानी दो टाइप के कोई भी अणु जो होता है उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो बंधी और एक अबंधी। ठीक है, बंधी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे और अबंधी जो लोन पेयर्स होते हैं, जो कि मतलब उनको हम अबंधी तो नहीं कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एकाकी युग्म कहते हैं। एकाकी युग्म का मतलब जो बंधन में भाग नहीं ले रहे, जिन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी थोड़ी चीजें क्लियर समझने की जरूरत है। बंधी का मतलब है बॉन्डिंग और एकाकी युग्म का मतलब है लोन पेयर। क्लियर? ना कल हमने देखा था कि वो अणु जिनमें केवल बंधी युग्म होता है, मींस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताई थी कि केवल यदि अणु के अंदर केवल बंधी युग्म है, तो मैंने आपको बताया था कि यदि केवल दो बंधी युग्म है, कल का टेबल देखिए, यदि दो बंधी युग्म है तो संरचना कैसी होगी, रेखीय। यदि तीन है तो कैसी होगी, त्रिकोणीय समतल। ये मैं कल बता चुकी हूँ आपको, कल का वीडियो देखेंगे आप उसे नोट डाउन करेंगे। त्रिकोणीय समतल। यदि चार होगी तो चतुष्फलकीय है। ठीक है, यदि पांच होगी तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है। ठीक है, पांच होगी तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और छह होगी तो अष्टफलकीय है। मीन्स जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। ओके, बट आज हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो ये है कि वे अणु जिनमें बंधी व एकाकी युग्म दोनों हो। यदि किसी कोई ऐसा अणु है जिसमें ये जो बंधी युग्म है, कि किसके बारे में बात करें, ये अणु जिनमें जो बंधी युग्म और बंधी और एकाकी युग्म कहाँ हो, केंद्रीय परमाणु की बात चल रही है सारे में, सेंट्रल एटम की बात चल रही है, केंद्रीय परमाणु की। ठीक है, केंद्रीय परमाणु पर, ये आपको ध्यान रखना है हर जगह। ठीक है, तो केंद्रीय परमाणु पर यदि बंधी व एकाकी युग्म हो तो देखिए क्या संरचना में क्या आकृति है या फिर जो ज्यामिति है वो कैसे परिवर्तित हो जाएगी, वो टेबल है ये। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं 1 मार्क के, कि यदि मान लीजिए आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखिए कि एक अणु का प्रकार कैसा वाला अणु है, Ab2E टाइप है। Ab2E टाइप का मतलब ए तो यहाँ पर क्या है, केंद्रीय परमाणु। क्लियर? यहाँ से देखकर पता पड़ रहा है, देखिए ए तो है केंद्रीय परमाणु, इससे कौन बंधित है, दो परमाणु बंधे हुए हैं, और ई का मतलब है एकाकी युग्म, लोन पेयर, जो कि बंधन में भाग नहीं ले रहा। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये अणु का प्रकार है, इस अणु के प्रकार को देखकर ही काफी चीजें पता पड़ जाएंगी कि दो तो बंधी युग्म है, एक एकाकी युग्म है। क्लियर? यहीं से देखिए 2:1 का रेशो है। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, 2 + 1, टोटल कितना है, 3 है। इसका मतलब संरचना तो कैसी होनी चाहिए थी, मैंने कल आपको बताया था कि यदि तीनों बंधी युग्म होते, मान लो यहाँ पर एक बी और होता तो कैसी संरचना होती, त्रिकोणीय समतल होती है। लेकिन तीसरा परमाणु तो है नहीं, तो तीसरे परमाणु की जगह क्या है, एक लोन पेयर है, एक एकाकी युग्म है, तो संरचना कैसी हो गई, कोणीय हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टाइप है Ab3E टाइप। Ab3E टाइप में देखो यहाँ पर 3 बंधी, एक एकाकी युग्म, टोटल कितने हो गए, 4 की संरचना कैसी होती थी, चारों बंधी होती तो कैसी संरचना होती, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, तो स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल ही होगी ये वाली भी। ठीक है, तो जो चतुष्फलकीय संरचना है वो आपको बिल्कुल टेट्राहेड्रल ही बनानी है, आपको बनानी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको बनाना आएगा तब ही आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पर बी कितने हैं, चतुष्फलकीय संरचना ऐसे ही बनाई हुई है, कल के उसमें देखिए बी 3 तो बंधी है और एक लोन पेयर है। क्लियर? तो ये संरचना कैसी हो गई, इसको हम कहते हैं पिरामिडीय। आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है, पिरामिडीय, पिरामिडीय। ठीक है, पिरामिडीय हो गई जैसे अमोनिया। ठीक है, हम कौन से केस की बात कर रहे हैं, आपको इन दोनों चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि यदि क्लियर, अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, Ab2E2 टाइप का यदि अणु है, Ab2E2 टाइप का मतलब दो लोन पेयर और दो बंधन है, दो लोन पेयर और दो बंधन, तो टोटल तो 4 है, तो चतुष्फलकीय संरचना ही होनी चाहिए, तो चतुष्फलकीय वाली ही बनाएंगे वापस से।
लेकिन अब की बार यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर और दो बंधित परमाणु है। ये संरचना जो है ये कैसी है, इसको हम कहते हैं वी शेप, वी आकृति या कोणीय, आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे H2। ठीक है, अभी आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है AB4E। AB4E का मतलब क्या है, 4 तो बंधी और 1 अबंधी, यानी टोटल हो गए 5। तो 5 की संरचना, यदि 5 बंधी होते तो कितना होता, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो संरचना तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय जैसी होनी चाहिए। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का मतलब, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का मतलब है बी बी और बी, बीच में त्रिकोण है और ऊपर और नीचे क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना बताई थी। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो संरचना है, मैं इसकी बात कर रही हूँ AB4E की। ठीक है, तो अब आप देखो 4 तो क्या है, 4 तो बंधी है, तो 4 बंधी में देखो एक बी एक बी एक बी एक बी, और ये हो गया लोन पेयर, एकाकी युग्म हो गया। तो ये संरचना कैसी संरचना हुई, ये संरचना जो आपकी हुई है इसको हम कहते हैं विकृत चतुष्फल की है, इर्रेगुलर टेट्राहेड्रन, विकृत चतुष्फल की है। क्लियर, विकृत चतुष्फल की आकृति हो गई है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया आपका SF4। इसमें देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो कि मैंने यहाँ पर गलत बना दिया। आपको सबसे पहले एकाकी युग्म, यदि आपकी संरचना कैसी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है, तो एकाकी युग्म कहाँ बनाना है, ट्राइंगल पर बनाना है, त्रिकोण पर बनाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि मान लीजिए अब की बार है ये वाला टाइप AB3E2 टाइप। AB3E2 टाइप का मतलब टोटल नंबर कितने हैं, 5 होते। 5 होते तो संरचना कैसी होती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती। लेकिन अभी क्या हो गया, 2 लोन पेयर्स आ गए हैं, तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो टोटल हो गए 5। तो अब आप देखो संरचना कैसी बनेगी, मैं यहाँ पर बना रही हूँ वापस से इसकी संरचना, मैं इधर बना रही हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको A B B B, ठीक है, 3 तो ये हो गए, एक लोन पेयर B और B। ये संरचना कैसी है, ये है टी शेप। ठीक है, टी आकृति की संरचना है ये। ठीक, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना है इस तरीके की, यदि 5 बंधी है तो इस तरीके से होगा, लेकिन यदि बंधी के साथ साथ अबंध मतलब एकाकी युग्म आ गए हैं, तो एकाकी युग्म कौन सी पोजीशन को लेंगे, ट्राइंगल वाली पोजीशन को लेंगे, त्रिकोण वाली पोजीशन को लेंगे, इनको नहीं लेंगे। ठीक है, ये तो कहलाती है अक्षीय स्थिति और ये कहलाती है भूमध्य रेखीय स्थिति। भूमध्य रेखीय स्थिति, तो हमेशा ध्यान रखना है भूमध्य रेखीय स्थिति पर लोन पेयर आपका आएगा। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपके पास आता है AB5 टाइप और AB4E2 टाइप। देखो दोनों में 5 और 1 6, 4 और 2 6, यानी टोटल नंबर यदि 6 बंधी होते तो कैसी संरचना होती है, अष्टफल की है। लेकिन अभी अष्टफल की संरचना नहीं रहेगी, अष्टफल की में कुछ चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, देखो ये A है, ये B, A B, A B, एक B, एक B, एक B, एक B, एक B, यहाँ पर एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है ना, एक एकाकी युग्म में। ये संरचना कहलाती है वर्गाकार पिरामिडियन। वर्गाकार पिरामिडियन, ये आपकी बुक में है, आप अपनी बुक को खोलकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या टेबल बनी हुई है, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गाकार पिरामिडीय हो गई। वर्गाकार पिरामिडीय का एग्जाम्पल देखिए आप, CLF5। ठीक है, और यदि 2 लोन पेयर आ जाते हैं तो देखो 2 लोन पेयर कहाँ रहेंगे, 2 लोन पेयर ऊपर और नीचे, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे। तो देखिए यहाँ एक लोन पेयर और एक लोन पेयर यहाँ पे, ये हो गई वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, प्लेनर, वर्गाकार समतलीय। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे XeF4 ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो आपको संयोजकता कोश बद्ध सिद्धांत के बारे में पता पड़ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए इससे हम कैसे क्वेश्चन किस तरीके से दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर देखो मैं, है ना, तो अभी जैसे मान लो एक अणु दे दिया उसने आपको
Br(F)5 और वो आपसे पूछा है इसकी आकृति बताइए संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण युग्म सिद्धांत द्वारा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखकर ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। सबसे पहले आप केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में साजित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी वैलेंस शेल में संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है ये देखेंगे, ठीक है। तो क्लोरीन ब्रोमीन, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन किसमें आता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। जो समूह होता है वही उतने इलेक्ट्रॉन है, कितने के साथ बंध बना रखे हैं, 5 के साथ जुड़ रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो गया, यानी 6 हो गए। यानी इसकी आकृति कैसी होगी, यदि बंदी युग्म 6 होते तो ये हम जो निकाल रहे हैं इससे हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम बंदी युग्मों की संख्या निकालनी 6, ठीक है, ठीक है 6। तो 6 का मतलब संरचना कैसी होनी चाहिए, अष्टफलकीय होनी चाहिए। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ये कैसे किया हमने। यदि हम Br(F)5 की बात कर रहे हैं तो 6 हो गए, ठीक है। केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, आपको सिर्फ ये साझी तो ये नहीं लिखना है, सिर्फ यही लिखना है डिवाइडेड बाय 2। ये केंद्रीय परमाणु भाई Br है ना, Br कितने से जुड़ा हुआ है, एक Br है, अब इसकी संरचना नहीं पता कैसी संरचना है, 5 से जुड़ा है, मान लो हमने ऐसे जुमान दिया, ऐसे जुड़ रहा है 5, ठीक है, 5 से तो ये जुड़ रहा है, तो 5 तो ये हो गए, ठीक है। और Br का संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, टोटल किया 6 आ गया। 6 का मतलब कौन सी संरचना होनी चाहिए, अष्टफलकीय होनी चाहिए, ठीक है, अष्टफलकीय होनी चाहिए। यानी 6 बंदी इलेक्ट्रॉन होते, 6 कितने होते, 6 हमने क्या निकाले हैं, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म निकाले। अब इस 6 में से 5 तो साझा कर रहे हैं, 5 की तो बॉन्डिंग हो रही है, बंध में भाग, ये तो बंधे हुए हैं ना, बंधे हैं तो इसका मतलब बंधन में भाग ले रहे हैं। 6 बंदी युग्म है केंद्रीय परमाणु के साथ, उसमें से 5 बंध में भाग ले रहे हैं, एक बच गया, एक क्या हो गया, एक हो गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। समझ में आ रहा है। तो कौन सी वाली संरचना हो गई, टोटल 6 का मतलब ये दोनों में से कोई हो सकती है। उसमें अब आपने लोन पेयर निकाल दिया, लोन पेयर निकाल दिया तो संरचना कौन सी हो गई, यानी कि Br(F)5 की संरचना कैसी होगी, वर्गाकार पिरामिडीय होगी। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर उसके बाद है आपके पास संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत देखिए क्या कहता है। संयोजकता बंध सिद्धांत ये कह रहा है कि जब कोई बंध बनता है तो जो बॉन्डिंग होती है वो क्यों होती है। देखिए ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, दो परमाणु बहुत दूर है, ठीक है। ये इसका नाभिक है, ये इसका नाभिक है। नाभिक में कौन बैठा हुआ है, प्रोटॉन बैठा हुआ है और न्यूट्रॉन बैठे हुए। तो न्यूट्रॉन तो उदासीन है, बट जो प्रोटॉन है वो कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं। और बाहर होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप देखो जब ये दोनों परमाणु पास पास आते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि समान समान है। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश समान है। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो जब ये दूर होते हैं, जब दो परमाणु पास पास आते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों प्रकार के बल लगते हैं। लेकिन यदि कोई दो परमाणु है, मान लीजिए वो पास पास आते जा रहे और प्रतिकर्षण बल प्रबल होंगे तो वो दूर चले जाएंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण का मतलब रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो जब दो परमाणु पास आते हैं तो कौन से बल स्ट्रांग हो जाता है, आकर्षण बल स्ट्रांग हो जाता है। और प्रतिकर्षण बल जो है कैसा हो जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और यदि ऊर्जा मुक्त होती है तो जो आपका जो तंत्र बन रहा है, जो सिस्टम बन रहा है, वो कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का मेनली। तो यदि हम एक कर्व खींचे किस किस के बीच में, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के बीच में और रेडियस के बीच में, तो देखिए कर्व जो है ना वो इस तरीके का आता है। आप देखेंगे इस तरीके का कर्व आएगा। तो इस कर्व में क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो जो आपके परमाणु है वो दूर दूर है, अनंत पर है, यहाँ तो वो अनंत पर है। अब वो पास पास आ रहे हैं, आते जा रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ दूर थे, यहाँ थोड़े पास आए, यहाँ थोड़े और, ठीक है। तो जब वो पास आते जाएंगे तो क्या होगा कि पास आने पर उनके बीच जो ऊर्जा है
वो कैसी हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ जब आएंगे तो उस टाइम पर उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर कैसी है, निम्नतम है, यहाँ पर निम्नतम है, यहाँ पर उच्चतम है, यहाँ वो दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो जब उनकी स्थितिज ऊर्जा निम्नतम हो उस टाइम पर उन दोनों के बीच की जो बंध लंबाई है उसे हम क्या कहते हैं, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं बंध लंबाई। और उस टाइम पर जो बंध बनते हैं वो कहलाते हैं रासायनिक बंध। ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत जो दिया गया, मतलब इस संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण युग्म सिद्धांत के बाद जो सिद्धांत दिया गया कि ये सिद्धांत क्या कह रहा है, ये सिद्धांत ये कह रहा है कि जब परमाणु पास पास आते जा रहे हैं तो उनके बीच में क्या होता जा रहा है, ऊर्जा जो है वो मिनिमम होती चली जा रही है। अब ऐसे बना लो इसको, यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो इस टाइम पर ये बंध लंबाई कहलाएगी और ये ऊर्जा कहलाएगी बंध ऊर्जा। ठीक है, बंध ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आप यहां देखिए, बंध ऊर्जा जो है, ठीक है, तंत्र जो है वो स्थायी हो जाता है, इस तरीके से बंध का निर्माण होता है। अब आप यहां पर देखिए, अब आपके पास आती है सहसंयोजक बंधों की, सहसंयोजक बंधों का कक्षीय अतिव्यापन, कक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, सहसंयोजक बंधों का कक्षीय अतिव्यापन। ठीक है, सहसंयोजक के बंधों का कक्षीय अतिव्यापन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पर ये बताया हुआ है कि सहसंयोजक बंध जो बनते हैं, आयनिक बंध हम पढ़ चुके हैं, सहसंयोजक बंधों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सहसंयोजक बंध जब बन रहे हैं तो सहसंयोजक बंधों में कौन भाग लेता है, कक्षक भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, कक्षक। और कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, एसपीडीएफ। ये कक्षक भाग लेते हैं। तो जैसे जैसे परमाणु पास आते हैं तो वाकई में परमाणु जो पास आते हैं तो उसके क्या पास, ये 2 परमाणु है मान लो, ये जब पास आएंगे तो क्या होगा, इनके कक्षक भाग लेंगे और पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, तो ये एक का इलेक्ट्रॉन अब्र दूसरे के इलेक्ट्रॉन अब्र में घुस जाएगा। तो ये जो चीज हुई है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो बंध, इसको हम कहते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब कक्षक जितने एक दूसरे के अंदर घुसते चले जाएंगे, बंध उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब ये दोनों पास पास आएंगे तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी। पाए जाने की संभावना क्या होगी, सर्वाधिक होगी। ठीक है, तो अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंधन भी उतना ही मजबूत होगा। तो कक्षीय अतिव्यापन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कक्षीय अतिव्यापन के कुछ नियम है। क्या नियम है, एक तो यह है कि अतिव्यापन में कौन भाग लेता है, कक्षक भाग लेते हैं, कक्षक भाग लेते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, वो अर्धपूरित भी हो सकते हैं, पूरित भी हो सकते हैं और रिक्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा, विपरीत आवेश के इलेक्ट्रॉन, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनमें, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताया हुआ है। और अतिव्यापन जितना अधिक होगा, कक्षकों का अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा, बंध जो है उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ठीक है, कक्षक भाग लेंगे। ठीक है, तो क्यों ये जो अतिव्यापन है जितना ज्यादा होगा बंध उतना ही स्थायी होगा, क्योंकि जो अतिव्यापन होता है वो उसमें कैसे गुण होते हैं, दिशात्मक गुण होते हैं। और दिशात्मक गुण होंगे तो वो कैसा होता चला जाएगा, स्थायी प्रकार का होता चला जाएगा। ठीक है,
तो अब हम पढ़ेंगे परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन और संकरण। ठीक है।